नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात हरियाणा के नूंह की, जहां हिंसा के बाद से कई इलाकों में कर्फ्यू के बीच तनाव बरकरार है। हालांकि आज थोड़ी छूट दी गई है। अब हालात सामान्य होने की राह पर बताए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोगों को कर्फ्यू में ढील दी गई। नरेंद्र बिजानिया नूंह के नए एसपी बनाए गए। 5 अगस्त तक नूंह में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। नूंह के ताबड़ू में प्रशासन ने कई अवैध झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर गिराया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। माना जा रहा है कि झुग्गियों में अवैध रूप से आए लोग रह रहे थे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें दंगा प्रभावित नूंह के तावड़ू की हैं, जहां प्रशासन के बुलडोजरों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ 250 झुग्गियों को तोड़कर कबाड़ बना दिया। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो वहां रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रशासन का दावा है कि जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उनमें से कुछ नूंह हिंसा में शामिल थे और ये झुग्गियां गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई। लेकिन मुसलमानों की झुग्गियों पर चले बुलडोजर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी इसमें देखा जा रहा है कि इलीगल एनक्रोचर्स हैं, वहां से कुछ इनको मिले हैं कि भाई जो लोग आते हैं मिसक्रेंट्स उस साइड से आए हैं और उसको एनोनिमिटी के लिए यूज किया है, तो उन लोगों को भी वहां से हटा के हम लोगों ने हटाने का काम किया है। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया में अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने वालों पर भी शिकंजा कसा है। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। भड़काऊ बयान देने वाले बिट्टू बजरंगी के खिलाफ भी धार्मिक भावना आहत करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं कुछ संभावना भी लगती है या कोई मिसक्रेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारत करने की कर रहा है, तो वहां भी फोर्स भेज के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। शुक्रवार को जुमे के बावजूद गुरुग्राम और नूंह की मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुग्राम की सभी बड़ी मस्जिदें बंद रहीं और मस्जिदों के इमामों ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की और इस अपील का जमीन पर जबरदस्त असर भी दिखा। हम अपने लोगों से अपील की है कि क्योंकि गुड़गांव के अंदर धारा 144 लगी हुई है और उसका उल्लंघन ना हो, कहीं भी नमाज पढ़ते हुए आते जाते 2 4 5 आदमी दिखाई ना दे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कल को गुड़गांव का माहौल ख़राब करें, आते जाते आपको टोकें, तो इसलिए बाहर निकलने की एहतियात बरतें। पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम या नूंह में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी मुस्लिम मोहल्लों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में ताला लगाकर अपने गांव या रिश्तेदारों के यहाँ निकल गए। बाजारों में जहां मुसलमानों के होटल या ढाबे हैं, उन पर भी ताले लटके हुए। खास तौर पर जूस की दुकानों से, टायर के मार्केट से, होटलों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी भी गुरुग्राम छोड़कर चले गए और हिंदू दुकानदार जो दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने भी डर से ऐसे पोस्टर अपने दुकानों में चिपका दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कर्मचारी काम करते हैं। हम इस वक्त गुरुग्राम में हैं। ये पुराना गुरुग्राम है और यहाँ पर 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ। जो आसपास आप दुकानें देख रहे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, ये दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, जो कि 31 जुलाई के बाद से ही अपनी दुकानों में शटर गिराकर ताले डालकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ज़्यादातर का ये कहना है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। माहौल ख़राब है क्योंकि गुरुग्राम में हमने देखा, चाहे वो बादशाहपुर हो या सेक्टर 70 या 57, वहाँ पर कुछ आगजनी की घटनाएं, रेडी पटरियों को तोड़ने की घटनाएं, टायर की दुकानें जलाने की घटनाएं, पंक्चर की दुकानें जलाने की घटनाएं और जो होटल हैं वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद से ही तुरंत इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और ये दुकानें नहीं खुली हैं पिछले 4 से 5 दिन, और कितने दिन नहीं खुलेंगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये हिंसा होती है तो कभी दंगाई नहीं फंसते हैं आम लोग, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है
उस इलाके की अर्थव्यवस्था। तो ये दुकानें बंद हैं तो समझिए कि गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था पर, गुरुग्राम की इकॉनमी पर, गुरुग्राम के ब्रांड पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इस दौरान दोनों ओर से पथराव हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज भी किया गया है। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। ये समय की सीधे ताज़ा तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा सुधीर मौजूद हैं। उमा, क्या मसला है ये, क्यों इस तरह की यहाँ पर दृश्य हिंसा देखने को मिल रही है? तेलुगु देशम के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, वो उस एरिया का पर्यटन कर रहे थे, वो उस एरिया को विजिट कर रहे थे, पॉलिटिकल विजिट। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन से पहले वो टूरिंग कर रहे हैं और ये रायलसीमा एरिया में अन्नामय्या जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अंगलू जो कुरबालाकोटा नाम का एक मंडल है, वहां पर जो जब चंद्रबाबू नायडू जी का जो ग्रुप है वो जो वहां पे पहुंचे तो आगे से वाईएसआरसीपी कैडर आए और पथराव वगैरह शुरू हो गया और दोनों तरफ पथराव होने लगा। और इस बीच पुलिस आई और उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ लाठीचार्ज भी हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, उस एरिया में बहुत टेंशन है और बहुत सारे तेलुगु देशम के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल भी हुए हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। वाईएसआरसीपी द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि तेलुगु देशम के लोगों ने, उनके कार्यकर्ता ने पुलिस पर भी पथराव किया और कुछ पुलिस के कर्मी भी मारे गए हैं। लेकिन बात यही है कि जब तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी के कैडर आमने सामने आते हैं तो क्लैशेस हो ही जाते हैं और ये अक्सर हो रहा है। जहाँ पे भी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है कि हमने देखा पलनाडु एरिया में भी ऐसे ही क्लैशेस हुए थे जब तेलुगु देशम के लोग एक रैली निकाल रहे थे तो वाईएसआरसीपी वालों ने आके उनको रोका और फिर ये एक तरह की जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो स्ट्रीट फाइट में बदल जाता है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि बहुत समझा जा रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी के बीच और दो ही पार्टी है, बाइपोलर फाइट है यहाँ पे और कास्ट के तौर पे भी दोनों पार्टी से एक तरह से डिवाइडेड कहा जा सकता है। रेड्डी समुदाय जो है राजनीतिकली वो एक पावरफुल जो ग्रुप है वाईएसआरसीपी के साथ है और कम्मा ग्रुप तेलुगु देशम के साथ है। तो विलेजेस में अगर आप देखेंगे तो लोग एक तरफ को या दूसरी तरफ को बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं और इस वजह से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल उमा, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये हिंसक तस्वीरें आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या से दिख रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस टीडीपी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे और चुनाव करीब हैं, एक तरह से इसका ये पहलू भी है। और आगे बढ़ते हैं इन खबरों से देश के बाद में। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी संसद की जो सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, सार्वजनिक जीवन में सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि पूरे 2 साल की सजा क्यों दी गई। हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की राय रही कि सजा बरकरार रहती तो राहुल के चुनावी क्षेत्र के सभी लोगों के साथ अन्याय होता। बहरहाल राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस नेता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद भवन में वी फॉर विक्ट्री के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
थैंक यू। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। तो अब इस मामले में आगे की राह क्या होगी, आपको बता दें लोकसभा सचिवालय में राहुल गांधी की ओर से प्रतिवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख, सदस्यता बहाल करने का अनुरोध करना होगा। लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी होगा। इसके लिए समय सीमा नहीं है, लेकिन जल्दी करना होगा। और आइए देश की बात में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 14 मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं या उन्हें बनाने का ऐलान हो गया है। ये सब तब जब विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने बचे। राज्य में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए करोड़ों खर्च करने के वायदे हैं। वहीं कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए कथावाचकों के आश्रय नजर आ रही है। बाबा बैजनाथ जी का दरबार के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उज्जैन में महाकाल महाराज का दरबार, वहां महाकाल महालोक बन गया। अब आगर में भी बैजनाथ, बाबा बैजनाथ लोक बन रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में बाबा महाकाल लोक में शुरू हुआ सफर 1000 आगर मालवा में बाबा बैजनाथ लोक तक चल रहा है। बन रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे 14 मंदिर कॉरिडोर को बनाने का ऐलान कर चुकी है, जिसमें सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर, चित्रकूट और आसपास 100 करोड़ की लागत से राम वन पथ गमन, छिंदवाड़ा की जाम सांवली में 314 करोड़ रुपए की लागत से श्री हनुमान लोक, सलकनपुर में श्री देवी महालोक, ओरछा में राम राजा लोक, दोनों पर 358 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च। दतिया में 200 करोड़ रुपए में पीताम्बरा माई लोक, इंदौर में 25 करोड़ रुपए में अहिल्या नगरी लोक, जानापाव में 10 करोड़ के खर्च से परशुराम लोक, ओंकारेश्वर में 2200 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर लोक, खरगोन में 21 करोड़ रुपए की लागत से नवग्रह कॉरिडोर, ग्वालियर में शनि लोक और बड़वानी में नाग लोक की घोषणा हुई है। बीजेपी कॉरिडोर का ऐलान कर रही है, तो वहीं राज्य में 89 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पंडोखर सरकार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक प्रदीप शास्त्री का प्रभाव दिख रहा है। शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने इलाके में कथा करा चुके हैं। 6 महीने में 500 से ज्यादा धार्मिक कथा का आयोजन हो चुका है। कांग्रेस चीफ कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगस्त के महीने में 4 दिन की कथा करेंगे। सितंबर में प्रदीप मिश्रा की कथा भी छिंदवाड़ा में होगी। कांग्रेस ने 2 साल पहले धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया, जिसके अध्यक्ष कथावाचक ऋचा गोस्वामी पार्टी के लिए 30 से ज्यादा बड़े धार्मिक आयोजन करवा चुकी हैं। इसके अलावा पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्रा, हर जिले में कथा और धार्मिक आयोजन, धर्म संवाद कार्यक्रम, 230 विधानसभा में 108 सुंदरकांड के पाठ आयोजित कर रही है। देखिए, 2 वर्ष पूर्व इसका गठन हुआ, मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ। माननीय कमलनाथ जी ने ये इसलिए निर्माण किया इस प्रकोष्ठ का, ताकि धार्मिक गतिविधियों को आडंबर विहीन होकर के अच्छी तरीके से संचालित किया जा सके। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं जगह जगह अनुष्ठान, भागवत कथा, शिव पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि आयोजित करती हूँ। तो मैंने ज्वाइन भी किया था, AIEEE में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन भी किया। उसके बाद हुआ ये कि मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं संस्कृत स्ट्रीम से ही पढूं, और अब मुझे लगता है कि नहीं, उनकी इच्छा बढ़िया थी, अच्छी थी। क्या ये बीजेपी को पटकने की तैयारी है? हमारा उद्देश्य किसी को पटकना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है। बाकी सबको अपने अपने कर्म का फल देंगे ईश्वर। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए नर्मदा सेना बनाने का भी ऐलान कर दिया है। नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहां से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना, और वहां के हम सदस्य बनाएंगे। एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है, शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं।
मुझे इतराज नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा तो रेत का धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। हालांकि बीजेपी से चुनावी नौटंकी करार दे रही है। एक कांग्रेस के लोग हैं जो विपक्ष में रहे तो भगवान, और सत्ता में आ जाए तो सलमान, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो नर्मदा पूजा करते हैं। बताना चाहिए कि 15 महीने में क्या किया था नर्मदा मैया के लिए। अब आरती उतार रहे हो, नर्मदा सेना मना रहे हो। साल के अंत में चुनाव है, जनता सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाओं को ही तक रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की प्राथमिकता फिलहाल धार्मिक आयोजन लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 90% से ज़्यादा है। जो ब्राह्मण वोटर हैं वो लगभग 40 लाख है, जो कुल वोटरों का लगभग 10% है। विधानसभा की 230 में से 60 सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस का केसरिया होना भी मजबूरी है। हालांकि उनके वोटर पूछ रहे हैं कि ये मजबूरी है सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर कांग्रेस के लिए ज़रूरी है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दखल देने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई सर्वे का आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे में पर्याप्त सेफगार्ड होंगे। सर्वे के दौरान खुदाई आदि का काम नहीं होगा। संरक्षित क्षेत्र से बाहर ज्ञानवापी में सर्वे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम इस स्तर पर दखल नहीं देंगे, हम एएसआई के आश्वासन के अनुसार चलेंगे। एएसआई ने आश्वासन दिया है कि कोई नुकसान नहीं होगा, गैर आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। सभी अंतरिम आदेश को चुनौती देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये पूरा जो सर्वे की एक्सरसाइज है ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वहां पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह सर्वे पे कोई रोक नहीं है। उधर बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता के गठबंधन को घमंडिया बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन कहें। यूपीए बदनाम हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर को बदलकर INDIA रख लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज के नेता बने। विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी है। दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई को हुआ तैयार। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी विपक्ष की पार्टियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट यह तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम INDIA इंडिया रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं है। और देश की बात पे खबर है अब महाराष्ट्र के पुणे से।
कक्षा में धर्मों पर टिप्पणी करना एक प्रोफेसर पर भारी पड़ गया है। वीडियो वायरल हुआ, प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारी हुई। मामला पुणे का है। इतने सारे हमारे भगवान हैं जिसके कारण ये नौबत आ गई। इस वायरल वीडियो ने पुणे में हंगामा खड़ा कर दिया। पुणे में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक नामी कॉलेज के शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। शिक्षक अशोक ढोले का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक छात्र ने कक्षा के दौरान ये वीडियो बनाया था। वैसे भगवान क्या है, एक ही है, लेकिन हमने उनको बहुत बनाया है अपने अपने तरीके से। इसके लिए हिंदू संगठनों ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया था झोनवंत सर के पास, डीसीपी गिल साहब के पास। वहां से वो मेरे को इंक्वायरी के लिए आया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोल गया था। उसकी इंक्वायरी खत्म होने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसमें 295A मीन्स दो धर्मों में छेद उत्पन्न करना या तेढ़ निर्माण करना, ऐसा वक्तव्य जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें अपने को दिखाई देता है। तो इस कलम से हमने गुना दाखिल किया है, आरोपी के ताबे में लिया है और कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एबीवीपी के सदस्यों ने भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की खुदकुशी का मामला गंभीर होता जा रहा है। गुरुवार को विधानसभा में मामला उठा तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज देने वाली कंपनी की भूमिका की जांच की घोषणा की। इस बीच पुलिस को नितिन देसाई का ऑडियो मैसेज मिला है जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, इसलिए पुलिस अब इस मामले में आपराधिक जांच की दिशा की तरफ बढ़ सकती है। अपने परिश्रम और काबिलियत से शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अपने जीवन का अंत कुछ इस तरह करेंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। यही वजह है कि नितिन देसाई की खुदकुशी का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने देसाई को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले कारणों की भी जांच करने की मांग की। जो कंपनी काम कर रही थी वो एडलवाइज, उसके प्रमुख रशेश शाह, एडलवाइज के ARC, इन्होंने कैसा काम किया इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे पास और 2 ऐसे प्रकरणों के बारे में जानकारी है जहां एडलवाइज का कार्य पद्धति, काम करने का तरीका, कर्जा देना, कर्जा खरीदना और उसके ऊपर बाद में दबाव डालना, इसके ऊपर सवालिया निशान है। और इसके लिए मैंने सदन में मांग की कि सिर्फ अननेचुरल डेथ इतनी इंक्वायरी नितिन चंद्रकांत देसाई के केस में न हो, उसके साथ साथ ये रशेश शाह, एडलवाइज और उनकी ARC, इनकी भूमिका कानून के ऊपर थी क्या, इसकी भी इंक्वायरी हो। सवालों में एडलवाइज ARC कंपनी है। पता चला है कि नितिन देसाई ने करजत में अपने ND स्टूडियो के लिए 180 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गया है। नितिन इसे चुकाने का दबाव सहन नहीं कर पाए। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज देने वाली कंपनी की भूमिका की जांच करने की घोषणा की है। कुठेही जाणीवपूर्वक वेगळ्या पद्धतीनं ARCच्या माध्यमातनं ARC की तरफ से उनका स्टूडियो कब्जे में लेने के लिए किसी और तरीके से उन पर दबाव डालने की कोशिश करी गई क्या? कोई और तरीके से उन पर जबरदस्ती की गई या फिर नियम के बाहर इंटरेस्ट लगाकर उन्हें उसमें फंसाने की कोशिश की गई? इन सब की जांच सरकार करेगी। त्याच्यामध्ये त्यांना फसवण्याचा प्रयत्न झाला का, या सगळ्या गोष्टीची चौकशी निश्चितपणे सरकार करेल। इस बीच एडलवाइज ARC ने बयान जारी कर बताया है कि मामले में NCLT की मुंबई पीठ ने 25 जुलाई 2023 को अपने फैसले में नितिन देसाई की कंपनी ND आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ND आर्ट ने इसके खिलाफ दिल्ली में NCLT की प्रधान पीठ में अपील की थी, जिसे पीठ ने 1 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था। कंपनी के बयान में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और जांच में सहयोग करने का दावा भी किया गया है।
नितिन देसाई के ऊपर कर्ज बढ़ने की एक वजह बॉलीवुड का काम नहीं मिलना भी बताया जा रहा है। तो क्या इसके लिए किसी का दबाव था? इस बीच पुलिस के हाथ 11 ऑडियो क्लिप लगी हैं जिसे नितिन देसाई ने खुदकुशी के पहले रिकॉर्ड किया था। पुलिस के मुताबिक ऑडियो क्लिप में नितिन देसाई ने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए हैं जिनसे वो परेशान चल रहे थे। पुलिस ने अब ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच के लिए उसे एफएसएल भेजा है और दावा किया है कि रिपोर्ट आने के बाद एडीआर एफआईआर में भी तब्दील हो सकती है। मुंबई से अपने सहयोगी सोहित मिश्रा और कैमरामैन राजन दयालकर और अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 18 जुलाई को पुणे में पकड़े गए 2 आतंकियों से पूछताछ के बाद एटीएस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें बुधवार को कोर्ट में रिमांड के लिए पेश जुल्फिकार अली को एटीएस ने मास्टरमाइंड बताया है और इनको 3 जुलाई को ही एनआईए ने महाराष्ट्र आईसिस मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किया था। खास है कि पहले पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद एटीएस ने बम बनाने के लिए जरूरी विस्फोटक पाउडर और लैब उपकरण भी बरामद किए। 18 जुलाई को पुणे में गिरफ्तार मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान का हैंडलर महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल का सदस्य है। नाम है जुल्फिकार अली बड़ौदा वाला। जुल्फिकार को 3 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ठाणे से गिरफ्तार किया था। अब पुणे एटीएस ने उसे अपनी हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुणे एटीएस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पहले से गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि जुल्फिकार अली उनका मेन बॉस है। जुल्फिकार अली ही उन्हें आदेश देता था और वही पैसों का इंतजाम भी करता था। खास बात है कि जुल्फिकार उस महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल का सदस्य है जिसके 5 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है, जबकि 18 जुलाई को पकड़े गए मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान अल-सुफा आतंकी संगठन के सदस्य हैं और पिछले 1.5 साल से पुणे में रहकर बम बनाने की ट्रेनिंग के साथ साथ विस्फोटक और उपकरण जमा कर रहे थे। सातारा और कोल्हापुर के जंगलों में बम धमाकों की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। एटीएस आरोपियों के पास से अब तक बम बनाने के लिए जरूरी सामान, जिसमें रासायनिक पाउडर, चारकोल, थर्मामीटर, ड्रॉपर, सोल्डरिंग गन, मल्टीमीटर, छोटे बल्ब, बैटरी, अलार्म घड़ी, केमिकल और लैब उपकरण जब्त कर चुकी है। मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान को 18 जुलाई को पुणे की कोथुड़ पुलिस ने बाइक चोरी के शक में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि दोनों के खिलाफ राजस्थान में एक केस में एनआईए ने 5-5 लाख रुपए इनाम घोषित कर रखा है और अब दोनों के तार महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ने के बाद एटीएस खुद हैरान है। इनके पास से मिले केमिकल, विस्फोटक और उपकरण से साफ है कि दोनों मॉड्यूल साथ में मिलकर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन क्या और कहां, महाराष्ट्र एटीएस के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं। 18 जुलाई को मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान के साथ शाहनवाज भी था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। पुणे एटीएस ने उसके बाद दोनों को पुणे के कोंढवा में किराए का मकान दिलाने वाले और उसके पैसे का इंतजाम करने वाले 2 और आरोपियों सहित जुल्फिकार अली बड़ौदा वाला को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला शाहनवाज आलम अब भी पकड़ के बाहर है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।